नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें आज हम आदिम राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की जब बात की जाती है तो वहाँ यह देखा जाता है कि शासन किस प्रकार से होता है, उनका माध्यम क्या है, उनके नियम किस प्रकार के हैं और प्राचीन समय में यानी आदिम काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी बात रखी है। प्राचीन समय में राजनीतिक संगठन का स्वरूप विकसित एवं जटिल नहीं था। इसका भी सरलता से जटिलता की ओर विकास हुआ है। हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक में, लॉक ने शासन पर 2 निबंध पुस्तक में एवं रूसो ने सामाजिक समझौता नामक पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मॉर्गन और स्मिड ने बुद्ध विकास का परिणाम माना है। वहीं उनका मानना है कि एक विशेष क्षेत्र पर सत्ता का पालन करने वाले शासन को राजनीतिक संगठन कहते हैं। इस प्रकार शासन को ही राज्य कहा है। वर्तमान में शासन के 4 प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सर्वोच्च सत्ता एवं चौथा सरकार। सापेरा के अनुसार राजनीतिक समुदाय लोगों का एक ऐसा समूह है जो बाह्य नियंत्रण के बिना एक इकाई में संगठित होकर सारा कार्य संभालता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग मानव शास्त्रियों ने छोटे छोटे द्वीपों की जनजातियों और आधुनिक जटिल समाजों के संदर्भ में विभिन्न तरीकों से किया है। आदिम समाजों में राज्य की बात यदि की जाए तो राज्य संगठन के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। कुछ जनजातीय समाज ऐसे हैं जहां राज्य का संगठन परिवार अथवा गृहस्थी की तरह ही है। अफ्रीका का स्वाजी राज्य इसी प्रकार का है जिसमें राजनीतिक संगठन परिवार के संगठन की तरह ही होता है। स्वाजी राज्य दक्षिण अफ्रीका में जनजाति का एक गणराज्य है जो दक्षिणी अफ्रीका का भाग नहीं है, किंतु यहाँ के लोगों का जीवन इस क्षेत्र के अन्य लोगों के समान ही है। कभी कभी विकट आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे अपनी जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस राज्य पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है। स्वाजी राज्य में एक राजा होता है। वह नातेदारों द्वारा निर्धारित अनेक परंपरात्मक उत्सवों को मनाता है। यह राज्य छोटे छोटे पहाड़ी गांवों में छितरे रूप में बसा हुआ है। एक घर में 7 से 20 तक सदस्य निवास करते हैं। स्वाजी राज्य की 2 राजधानियां होती है। एक राजा का घर जिसे राज्य की गौशाला कहते हैं तथा दूसरा 25 मील दूर जो रानी मां का केंद्र है जिसे महान झोपड़ा कहते हैं। सारी सत्ता राजा में ही विकेंद्रित होती है। राजा के गोत्र के आधार पर ही कुलीन लोगों का निर्धारण होता है। राजा के निकट संबंधी विशेषतः चाचा और मामा का अधिक प्रभाव होता है। रिश्तेदार तथा गुरु राजा को सलाह देते हैं। मृत राजा की सबसे बड़ी रानी का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राजा सैनिक शक्ति का केंद्र भी होता है। अशांति राज्य अफ्रीका में गाना वन प्रदेश में अशांति जनजाति निवास करती है। यहाँ सेना ही राज्य के कार्यों का केंद्र है। अशांति गांव का संगठन बहुत सरल है। प्रत्येक का मातृवंशीय गोत्र होता है जो अपने प्रतिनिधि गांव में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाली परिषद में भेजता है। इन प्रतिनिधियों को भी सैनिक उपाधियां प्राप्त होती है।
संपूर्ण अशांति राज्य सैनिक संगठन के आधार पर संगठित होते हैं। यही कारण है कि कई बार सैनिक अधिकारियों ने राजा से संबंध तोड़ लिए एवं उसके प्रति विद्रोह भी किया। प्रत्येक सैनिक अधिकारी राजा के प्रति वफादारी की सौगंध लेकर ही पद धारण करता है तथा राजा भी प्रथाओं के अनुसार शासन करने एवं परिषद से सलाह लेकर ही पद धारण करता है। सौगंध लेने का यह कार्य प्रतिवर्ष एक उत्सव में दोहराया जाता है जिसे याम प्रथा कहते हैं। राजा द्वारा कुछ कर भी लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रशासन, उत्सवों एवं युद्ध का खर्च संघ की इकाइयों द्वारा वहन किया जाता है। राजा अपनी प्रजा की राजनीतिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। राज्यहीन राजनीतिक संगठन की यदि बात करें तो उत्तरी अमेरिका से अरिजोना प्रदेश की होपी जनजातियों में राज्यहीन तथा अबंधुत्व समूह पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। इनका राजनीतिक संगठन संस्कार एवं धार्मिक समूह के संतुलन से बना हुआ है। विस्तृत परिवार पर आधारित राजनीतिक संगठन गुम्मक्कड़ समाजों में देखने को मिलते हैं। इनमें से अधिकांश शिकार द्वारा अथवा कंदमूल, फल फूल एकत्रित कर जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार के समाजों में कालाहारी, रेगिस्तान के बुशमैन, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों तथा उत्तरी अमेरिका के इंडियन, कोमांचे, बैसिन, सोसोन आदि जनजातियां प्रमुख है। एक पक्षीय वंशानुक्रम समूह पर आधारित राजनीतिक संगठन में अफ्रीका तथा मलेशिया में निवास करने वाली जनजातियां प्रमुख हैं। नाइजीरिया की टीव जनजाति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। टीव लोग वंश व्यवस्था के आधार पर संगठित हैं। प्रत्येक वंश का एक निश्चित क्षेत्र होता है। जनजातियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रांत के राजनीतिक संगठनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे जिनमें शक्ति पुंज एक स्थान पर हैं और दूसरे वे जिनमें शक्ति विभाजित हैं। लूसी मेयर ने इसे शीर्ष युक्त समाज तथा शीर्षहीन समाज कहा है। शीर्ष युक्त समाज में एक नायक ही सत्ता का स्रोत होता है। ऐसे समाजों में बहुत छोटे होने पर लोगों का नायक से सीधा संपर्क होता है। बहुत बड़ा समाज होने पर केंद्रीय सत्ता सभी इकाइयों को नियंत्रण में रखती है। शीर्ष युक्त समाज की सबसे छोटी इकाई का उदाहरण बुशमैन जनजाति है। ये लोग 50 से 100 के समूह में एक झरने से दूसरे झरने तक भ्रमण करते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे से परिचित होते हैं। शीर्षहीन समाज का उदाहरण सूडान के नुअर लोग हैं। नुअर लोगों में प्रत्येक बंधुत्व समूह गांव स्वायत्त सत्ताधारी होता है। सभी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समाज ऐसे भी हैं जिनमें आयु समूह के आधार पर राजनीतिक सत्ता देखने को मिलती है। ऐसे समाजों में राजनीतिक कार्य आयु के आधार पर पुरुषों में बांट दिए जाते हैं। युवा लोग युद्ध, कृषि, श्रम एवं आग से गांव को बचाने आदि का कार्य करते हैं। विभिन्न आयु समूहों के अपने प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था दक्षिणी एवं पूर्वी अफ्रीका, नाइजीरिया का वासी याको, टांगनिका की अरुणा आदि जनजातियों में पाई जाती है। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था आदिम समूह में देखी जा सकती है। यह व्यवस्था पूर्णतया अनौपचारिक होती है और सभी जो है एक राजा या कबीले का जो सरदार है उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।